Today we will discuss the grammar portion of IELTS. As you know that 25% of writing and 25% of speaking consist of grammar. So you must have a sound grammar. If you are good at grammar, you can obviously score and you can easily achieve your target band score. So I would discuss one by one the type and the rules. So first of all, if you can learn only 120 rules of grammar, so it can easily increase your 2 to 3 bands, okay? Because as you know that there are thousands of rules in grammar, but you are not supposed to learn each and every rule. You are just supposed to focus on the specific rules that may be helpful for you people, okay? The rule number 1 is the word much is used for uncountable nouns and many with काउंटेबल नाउन्स. बहुत सारे बच्चों की ये मिस्टेक होती है, उन्हें मैनी और मच के अंदर फर्क का पता नहीं चलता. जिनको हम गिन सकते हैं उनके साथ मैनी वर्ड यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, आई हैव मैनी फ्रेंड्स. इस तरह आई हैव मैनी चेयर्स, आई हैव मैनी रुपीज, जिनको जनरली हम लोग आम जिंदगी में काउंट करते हैं वो मैनी के साथ होगा. और ऐसी चीज जो कि काउंट नहीं की जाती बल्कि मैयर की जाती है उसके साथ मच यूज होगा. मसलन हम लोग वाटर ऑब्वियसली खरीदते हैं, तो 1 लीटर वाटर या 2 लीटर, तो जाहिर है उसको हम खरीदते तो जरूर हैं, गिनते नहीं हैं. तो उसके लिए जो अनकाउंटेबल है मच यूज किया जाएगा. रूल नंबर 2 पे फोकस करें. इसका क्या ताल्लुक है? इससे मुराद है कि हमने जब दो चीजों की बात करनी होती है तो उसके लिए हमारे पास कौन सा वर्ड होना चाहिए? बोथ. बोथ का वर्ड हम यूज करते हैं इसके लिए. फॉर एग्जाम्पल, इट डील्स विद द यूजेज ऑफ बोथ रिलेटिंग टू 2 आइटम्स. जहां पर दो चीजें हो उसके लिए हम बोथ का वर्ड यूज किया जाता है. इसके साथ साथ आपको आइदर और, नाइदर नॉर, इन दोनों का भी यूज का पता होना चाहिए. वो भी दोनों चीजों के लिए ही इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है? तो वो आगे नेक्स्ट रूल्स के अंदर वो उनकी डिटेल आ जाएगी. लेकिन फिल वक्त जब दो चीजों को आपने बताना हो तो उसके लिए बोथ का वर्ड यूज किया जाता है. और यहां पे गौर करना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने बोथ यूज करना है, ठीक है? जैसे हम वी लव बोथ आइसक्रीम नहीं आएगा, वी बोथ लव आइसक्रीम. या अगर बोथ आपने पहले लगाना है तो फिर कैसे बनेगा? बोथ ऑफ अस लव आइसक्रीम. फिर आपने बोथ ऑफ वी नहीं कहना अगर आप बोथ पहले यूज करेंगे. अदरवाइज क्या तरीका है कि आप सब्जेक्ट लें, उसके बाद क्या बोथ के वर्ड को आप यूज कर सकते हैं. रूल नंबर 3 देखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये 2-3 लफ्ज जो आपको अक्सर देखने में आते हैं वो क्या है? हु, होम, ठीक है? यानी हम लोग इन वर्ड्स को, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं और इनके साथ साथ whoever और whomever, ये दोनों वर्ड्स अक्सर यूज किए जाते हैं. तो आपने याद रखना है कि ये जो who हो गया या whom हो गया, ये आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन के तौर पर जिनमें हमें पता है कि सब्जेक्ट कौन है, यानी काम करने वाला कौन है. जैसे मिसाल के तौर पर मैं कहूं दिस इज द स्टूडेंट. अब whom I know, ये वो स्टूडेंट है जिसको मैं जानता हूं. तो whom इसका ताल्लुक किसके साथ है? पीछे सब्जेक्ट के साथ है, उस स्टूडेंट के साथ है, ठीक है? अगर मैं आपसे ये कहना चाहता हूं जो मर्जी मेहनत करे तो मैं ये वर्ड यूज करूंगा, whoever वर्क्स हार्ड. तो इनमें मैंने स्पेसिफाई नहीं किया किसी को भी. तो whoever और whomever के अंदर आपके पास कोई एंटीसीडेंट नहीं होता. एंटीसीडेंट आप कह लें कि पीछे जो प्रोनाउन हो या नाउन हो, यानी जिसके साथ उसका ताल्लुक हो. मसलन जैसे मैंने अभी मिसाल दी थी, हु का ताल्लुक किसके साथ था? स्टूडेंट के साथ, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर हम देखते हैं, whoever finishes first will win a prize. तो whoever, जो कोई भी, इसमें ना तो कोई पीछे नाउन है ना तो पीछे कोई प्रोनाउन है. इसका ताल्लुक जो है वो किसी खास सब्जेक्ट के साथ नहीं है. जबकि दूसरे में देखें, आई डोंट नो हु विल अटेंड द पार्टी, ठीक है? तो इसमें अब ये आई का सब्जेक्ट भी मौजूद है, किसको नहीं पता. और इसी तरह से जो पार्टी अटेंड करेगा उसमें भी स्पेसिफाई नहीं किया गया कि किस सब्जेक्ट के साथ उसका ताल्लुक है. 4th बेटे रूल देखें, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वो है कंडीशनल्स.
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप्स, अक्सर हमें राइटिंग में भी लिखना पड़ता है और ख़ास तौर पर स्पीकिंग का तो इसमें बहुत ज़्यादा रोल है, ठीक है। इनको आप सिंपल वर्ड्स में कहेंगे तो हम इनको इफ़ वाले फिक्रात कह सकते हैं, ठीक है। तो आपने ये याद रखना है कि इसमें इसकी बुनियादी तौर पर 3 काइंड्स हैं ये, जैसे कि फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल क्या होगा, इफ इट रेन्स आई विल स्टे होम। यह मशहूर ज़माना फिक्रा है, अगर तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। यहां पे गौर करने वाली बात क्या है, उर्दू में तो हम दोनों वर्ड्स गे का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं। अगर मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, इस हिसाब से क्या होना चाहिए कि इफ इट विल रेन आई विल स्टे होम। लेकिन आपने क्या करना है कि ऐसी चीज जो कि फ्यूचर में क्या हो, पॉसिबल हो, तो उसमें तरीकाकार क्या है, इफ वाले हिस्से को आपने प्रेजेंट इंडेफिनेट में कन्वर्ट कर देना है। जैसे मैं कहूं अगर वो मेहनत करेगा, तो हम इसका ऐसे तर्जमा करेंगे, अगर वो मेहनत करता है तो पास हो जाएगा, या अगर बारिश होती है तो मैं घर पर ही रुकूंगा, ठीक है। तो अब इसका तर्जमा इस तरह से करना है कि एक हिस्से को हम प्रेजेंट इंडेफिनेट में और दूसरे हिस्से को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनेट में हम बताएंगे, ठीक है। सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है और उतना आसान भी नहीं है इसको जानना। वो क्या है, वो है कि अगर कोई चीज इमेजिनेटिवली पॉसिबल है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है, हुई नहीं है, पॉसिबिलिटी है कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर के अंदर, ठीक है। तो इमेजिनेशन है जिसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं और इसके साथ वुड का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर इफ आई वन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीत ली, अभी जीती नहीं है, ठीक है। इफ आई वन, अगर जीती, अगर ऐसा हुआ, आई वुड ट्रेवल द वर्ल्ड, तो मैं पूरी दुनिया की सैर करूंगा। तो ये फिक्रा है इमेजिनेटिव, ठीक है। दूसरा रियलिटी बेस्ड है, ये क्या है, इमेजिनेटिव। सो एवरी इमेजिनेटिव सेंटेंस इज जनरली इन द पास्ट। जो कोई भी अभी वो हुआ नहीं होता, लेकिन आप इमेजिन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर वी आर इन द क्लासरूम, अगर मैं ये कहना चाहता हूं जिस बच्चे ने नकल लगाई ना, तो उसे मैंने बाहर निकाल देना या मैंने यहां से एक्सपेल कर देना, तो अब इसकी इंग्लिश क्या होगी, इफ एनीबडी कॉट चीटिंग। जैसे हम उर्दू में कहते हैं ना, अगर कोई नकल लगाते पकड़ा गया, हालांकि अभी तो वो फ्यूचर में होना है, अभी तो वो पकड़ा ही नहीं गया है, लेकिन हम उसको इमेजिन ऐसे कर लेते हैं ख्यालात में कि अगर ये ऐसा ये काम फर्ज करो हो गया, तो फिर ये काम भी समझो हो जाएगा। तो अगर कोई नकल लगाता है पकड़ा गया, इफ एनीबडी कॉट चीटिंग ही वुड बी एक्सपेल्ड फ्रॉम द क्लास, ठीक है। तो इस तरह से आप इसको ये सिंप्लीफाइड वे में सेकंड फॉर्म यूज करनी, इफ आई वॉन द लॉटरी, अगर मैंने लॉटरी जीती तो मैं पूरी दुनिया की सैर करूंगा। थर्ड वन, इम्पॉसिबल पास्ट, यानी ये तो आप कह लें पछतावा है आपका, अब कुछ नहीं किया जा सकता। वो क्या है, इफ आई हैड नोन आई वुड हैव गॉन। जैसे आप कोई क्लास में आ जाए और पता चले कि सर आज नहीं है क्लास में, तो अब आप क्या कहेंगे, इफ आई हैड नोन, अगर मुझे पता होता, अब पता होता, वो तो टाइम गुजर गया ना, अब तो ये पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन जो सेकंड कंडीशनल था उसमें हो भी सकता है ऐसा काम हो जाए, ये भी हो सकता है कि ऐसा काम ना हो। अगर आपको ना याद रहे तो सादा सी बात ये याद रखनी है, फर्स्ट कंडीशनल में आपने क्या करना है, एक हिस्सा इफ वाला प्रेजेंट इंडेफिनेट में और उसके साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, ठीक है, यानी फ्यूचर इंडेफिनेट में। सेकंड कंडीशनल में क्या करना है कि पहले हिस्से में सेकंड फॉर्म लगानी है और उसके दूसरे हिस्से में वुड लगाना है, और याद रहे वुड के साथ वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। जबकि थर्ड कंडीशनल में क्या है, हमेशा हैड लगेगा पहले हिस्से में, इफ वाले में हैड के बाद थर्ड फॉर्म लगेगी और जो दूसरा हिस्सा होगा उसमें क्या लगेगा, वुड हैव। इफ यू कैन डू दैट इट कैन रियली विन यू मोर बैंड्स इन स्पीकिंग, खास तौर पर स्पीकिंग में, बिकॉज इन स्पीकिंग पार्ट 3 दे आस्क यू सच क्वेश्चन इन विच यू हैव टू इमेजिन कि अगर ऐसा हुआ तो फिर ऐसा हो सकता है। तो इट गिव्स यू मोर अपॉर्चुनिटी टू शोकेस योर ग्रामर। तो अगर आपको इसका पता हो तो आप बेहतर अंदाज में ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब हम बेटे नेक्स्ट रूल की तरफ मूव करते हैं। वो क्या है कि
इसका ताल्लुक किसके साथ है? नंबर, यूनिट और नाउन कॉम्बिनेशंस के साथ। जैसे मिसाल के तौर पर आप क्या है, 2 डजन एग्स आर ऑन द टेबल, ठीक है, या 1 डजन एग इज मिसिंग। तो अकॉर्डिंग टू द नंबर, पहले में क्या है, ये 2 डजन है, 2 चीजें हैं, तो जमा है तो जमा के हवाले से आपका हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगा। अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर के हवाले से इसको इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी इस्तेमाल नहीं किया जाता जनरली, तो उसको हम सिंगुलर ही यूज करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमने अंडे खरीदने के लिए जाना है तो हम क्या कहेंगे, 2 दर्जनों अंडे दे दो या 2 दर्जन अंडे दे दो। हालांकि दर्जन तो मतलब ज्यादा है ना, लेकिन हम इसको उसी तरह से ये लेंगे। सो 2 डजन एग्स, अगर तो उसने बकायदा तौर पर ये 2 को मेंशन किया है, उसी हिसाब से इसको एक्सप्लेन किया जाएगा। नेक्स्ट है बेटा रूल नंबर 6, when 2 actions occur in the past, the action that occurred earlier should be in the past perfect tense, while the more recent action should be in the simple tense. मशहूर ज़माना फिक्रा आपको याद होगा कि डॉक्टर के आने से पहले मरीज मर चुका था, ठीक है। तो इसमें वो ये बात बता रहा है, दोनों चीजें अब पास्ट में हुई है ना, तो वो बात बता रहा है कि जो काम पहले हुआ है, बताएं मरीज पहले मरा है या पहले डॉक्टर आया? मरीज पहले मर चुका है। तो जो चीज पहले हो चुकी है, जो काम हो चुका है, वो आप हैड के साथ आएंगे, द पेशेंट हैड डाइड, ठीक है। और जो काम बाद में हुआ है उसको अपने पास्ट इंडेफिनिट में यानी सेकंड फॉर्म के तौर पर यूज होता है। जैसे आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क बिफोर आई वेंट टू द पार्क। अब वो पार्क में पहले गया है या होमवर्क पहले किया है? तो उसने होमवर्क जो है वो पहले किया है, तो इसलिए उसने आई हैड फिनिश्ड माई होमवर्क, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा रूल क्या है, एक्सप्लेन्स पोजेसिव एडजेक्टिव्स व्हिच इंडिकेट ओनरशिप और बिलोंगिंग। तो इसके लिए आपको बेटे वो पोजेसिव्स आने चाहिए, जैसा कि इंग्लिश के अंदर तमाम की तमाम जो प्रोनाउंस हैं उनमें सब्जेक्ट प्रोनाउन का भी पता होना चाहिए आपको, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन का भी और पोजेसिव प्रोनाउन का भी पता होना चाहिए। जैसे अगर यहां पर शी है तो हर आएगा, ठीक है, इस तरह ही है तो हिज आएगा, वन है तो वंस आएगा, यानी किसी शख्स का है तो हम उसको क्या कहेंगे, वन शुड माइंड वंस बिजनेस, ठीक है। हर किसी को अपने काम से काम रखना चाहिए। तो आप किसी ऑनरशिप के लिए बात बता रहे हैं तो आपको पोजेसिव एडजेक्टिव्स का पता होना चाहिए। उम्मीद है आपको वो टेबल आता होगा, आई, माई, मी, वी, आवर, अस वाला। तो पोजेसिव में आपको वो मी या की बजाय क्या, मी ऑब्जेक्ट है, माय, ठीक है। इसी तरह माय, योर, इसी तरह से हर। अब आप में से कोई बात बताएगा मुझे कि हम लोग माइन भी यूज करते हैं, योर्स भी यूज करते हैं, उसको हम कब यूज करते हैं? जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कहना है कि ये मेरी किताब है, ठीक है, सो दिस इज माई बुक। अब माइन मैं कह सकता हूं दिस इज माइन बुक, नहीं। अगर मैंने माइन कहना तो क्या करना पड़ेगा, बुक को मैं पहले लेकर आऊंगा, दिस बुक इज माई, नहीं, फिर दिस बुक इज माइन। तो इसी तरह से हर्ज भी ऐसे ही होगा, अगर हर्ज आता है तो वो भी क्या होगा, दिस बुक इज हर्ज या दिस इज हर बुक। अगर आपने नाउन को बाद में लेकर आना है तो फिर हर यूज होगा। जब भी ये वाले वर्ड यूज होंगे, ये माइन हो गया या इसी तरह से ये हर्ज हो गया, इसके लिए आपको उसकी पोजीशन जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। नेक्स्ट वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर हमारे यहाँ ये देखने में आते हैं, इनको हम लोग कहते हैं को रिलेटिव्स, ठीक है। यानी ये दो अल्फाज हैं जो कि नेक्स्ट जब भी फिक्रे के अंदर आते हैं तो उसमें आपको अंदाजा ये हो जाता है कि ये खास कंडीशन को बता रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल describes inversion of sentences where the typical subject verb object order is reversed। जी रूल नंबर 12 डिस्क्राइब्स इन्वर्जन ऑफ सेंटेंसेस। हम आमतौर पर जानते हैं कि सेंटेंस का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद जो है वो हेल्पिंग वर्ब आता है, ठीक है। लेकिन आप ये इस फिक्रे में देखें, हार्डली हैड आई अराइव्ड होना क्या चाहिए था, हार्डली आई हैड अराइव्ड व्हेन द फोन रैंग।
लेकिन जब ये वर्ड्स आ जाए ना बीच में, नो सूनर, नो सूनर का मतलब होता है एज सुन एज, जो हम उसको नो सूनर आ जाए तब भी, हार्डली, हार्डली का मतलब क्या होता है बमुश्किल, स्केर्सली का भी सेम मतलब है, रेयरली का मतलब भी कभी कभार ही, ठीक है। तो ये वाले अल्फाज आ जाएं तो इसके बाद क्या यूज किया जाता है, हालांकि अमूमन सब्जेक्ट पहले आता है, बाद में आता है उसके हेल्पिंग वर्ब, लेकिन इसके बाद हम जो ऑर्डर है उसको क्या कर देते हैं, हम इसको रिवर्स करके उस हिसाब से हम इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है सिंपल आर्टिकल्स का रूल, ए, एन और दी, ये हमारी बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है, ठीक है। तो इसको आपने खास तौर पर ये बात याद रखने की कोशिश करनी है कि जो भी प्रॉपर नाउन है उनके साथ आमतौर पर आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, ठीक है। और फिर अगर कॉमन प्लेसेस है, दी सिंपल वर्ड्स में आपने याद रखना है किसी भी कॉमन चीज को स्पेशल बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जो चीज प्रॉपर नाउन ना हो, इसम मारफा ना हो, मसलन जैसे ना आई एम गोइंग टू स्कूल, जब जनरल बात आप कर रहे हैं आई एम गोइंग टू स्कूल, तो उसमें फिर आपको स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, इसमें गोइंग टू दी स्कूल जो है इसके बगैर भी गुजारा हो रहा है, आप ऑटोमेटिकली इसको बात को समझा सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसमें दी यूज करेंगे तो फिर कोई खास आपको उसकी बात बतानी पड़ेगी, मतलब कौन से वाला स्कूल, आई एम गोइंग टू द स्कूल टू मीट माई फ्रेंड, ठीक है। तो मैं स्पेशल स्कूल जा रहा हूं टू मीट माई फ्रेंड, तो यानी इसमें है इतना कॉमन नाउन, तो उस कॉमन को स्पेशल बनाने के लिए कोई ना कोई वजह आपके पास होगी, तो फिर आप उसके हिसाब से इसको बात बताएंगे। अदरवाइज जब जनरल बात हो रही हो तो जनरल बात में आपको दी लगाने की जरूरत नहीं आती। नेक्स्ट बहुत अहम असूल है, इसको आप उसके एतबार से देखें राइटिंग में, ठीक है। जब भी इनको मैंने बताया था आपको अभी को रिलेटिव्स कहते हैं, ये जो नो सोनर वर्ड है ना, इसकी दोस्ती है इस वर्ड के साथ, THAN, देन के साथ, ठीक है। उर्दू में हम तर्जमा क्या करते हैं, जो ही हम पहुंचे तो बारिश स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब इसको इंग्लिश में कैसे उन्होंने ट्रांसलेट किया, नो सूनर, जो ही, अब जो ही इधर हमने यूज किया हैड वी अराइव्ड, अभी आपको बताया कि चूंकि ये इनके साथ शुरू हो रहा है तो वी हैड होना चाहिए था, लेकिन हम क्या यूज करते हैं, नो सूनर हैड वी अराइव्ड। अब ये देन, अब ये कैसे पता चलेगा, ये आपको याद ही रखना पड़ेगा कि नो सूनर के बाद क्या वर्ड यूज किया जाता है, देन। इसको आपने THEN नहीं, क्योंकि आपके जहन में ये आ रहा है कि जो ही हम पहुंचे तो उस वक्त के बाद बारिश हो गई, तो ये गलती बहुत कॉमन है, हम लोग यहां पे THEN लगा देते हैं, देन। तो यहां पे वो देन वाला नहीं है बल्कि THAN वाला यहां पे इस्तेमाल किया जाए। इस तरह इसी के ऑपोजिट आप कह लें, हार्डली अगर आए तो उसके साथ आता है व्हेन, हार्डली और व्हेन की दोस्ती है, नो सूनर और देन की दोस्ती है, और इनको मैंने क्या बताया था, को रिलेटिव्स कहा जाता है। इसी तरह एक वर्ड यूज होता है सच और एज, आई डोंट लाइक सच बुक्स एज दिस, सच का लफ्ज है ऐसा, मुझे ऐसी किताबें पसंद नहीं है, मुझे ऐसे लोग पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक सच पीपल एज दे आर या एज दीज पीपल आर। तो जो भी आप बता, सच का वर्ड आ जाए तो उसके साथ क्या आता है, को रिलेटिव एज आता है, लेकिन ये मोस्ट कॉमन है, इसके साथ साथ आपने इसको बेटा याद रखने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट रूल देखें बेटा, जहां पर भी इंजॉय का वर्ब यूज किया जाता है, ठीक है, तो इट मस्ट बी फॉलोड बाय द ऑब्जेक्ट, ठीक है। इफ देयर इज नो ऑब्जेक्ट यूज अ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन। इंजॉय के बाद आपको बात बतानी पड़ेगी किस जगह या क्या काम करते हुए, जैसे फॉर एग्जांपल आई एंजॉयड रीडिंग, अगर आपने ये बात बता दी अच्छा रीडिंग करते हुए एंजॉय किया, फिर किसी लफ्ज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप अकेला बात क्या बताते हैं कि एंजॉय वर्ड के साथ, if you want to show that if there is no object use a reflexive pronoun, ठीक है। अगर उसका कोई बकायदा तौर पर ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर हम उसके साथ क्या यूज करते हैं, माई सेल्फ। अच्छा यहां पे आई एंजॉयड माई सेल्फ, ये मिस्टेक है, इसको आप समझें ये नहीं है यहां पर, ठीक है। आई रियली एंजॉयड माई सेल्फ, ठीक है,
या बहुत मशहूर जमाना फिक्रा है, हम लोग कहते हैं एंजॉय योर सेल्फ, यानी आगे आपको बताने की जरूरत ही नहीं होती, वैसे जनरली कहते हैं एंजॉय योर सेल्फ। तो उस हिसाब से सेल्फ फॉर्म कई अल्फाज के बाद इस्तेमाल की जाती है। उनमें एक और लफ्ज है अवेल का लफ्ज आ जाए, ही अवेल्ड द अपॉर्चुनिटी नहीं है, ही अवेल्ड हिमसेल्फ ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इस तरह एब्सेंट का लफ्ज है, ही एब्सेंटेड हिमसेल्फ फ्रॉम द क्लास। एब्सेंट के बाद भी सेल्फ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, और एक दो भी हैं, लेकिन कम से कम आप ये वाला, इस तरह से रिवेंज, उसके साथ भी सेल्फ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। अवेंज सेल्फ फॉर्म में किसको कह रहा हूं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जैसे होता है ना योर सेल्फ, माई सेल्फ, देम सेल्व्स, इसको हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्लेक्सिव फॉर्म। तो एंजॉय के साथ बेटे क्या याद रखना है आपने, सेल्फ फॉर्म इस्तेमाल की जाती है, ठीक है। लेकिन आप ये चंद वर्ड याद कर लें, कीप, स्टॉप, टर्न, क्वालिफाई, बेद, मूव, रेस्ट, हाइड, ड्रेस, इनके साथ हम लोग रिफ्लेक्सिव फॉर्म इस्तेमाल जनरली नहीं करते, ठीक है। जैसे ही ड्रेस्ड क्विकली, ही ड्रेस्ड हिमसेल्फ लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो इनकरेक्ट होगा। 17 बेटे देखें, व्हेन वर्ड्स आर कनेक्टेड बाय कंजंक्शन सच एज वेल एज, टुगेदर विद, along with, in addition to, not unlike or with, the verb agrees with the first subject, ठीक है। मिसाल के तौर पर देखें, मैं ये कहूं कि I as well as my 20 students went to Murray। अब आप में से कोई बंदा ये सोचने लग जाए कि 20 स्टूडेंट्स, ठीक है, I as well as my 20 students is in the class या are in the class। अब ये क्वेश्चन तो बनता है ना कि आपको एक तरफ प्लूरल सब्जेक्ट भी है और एक तरफ सिंगुलर सब्जेक्ट भी है, तो वो क्या कहता है, आपने अगर ये वाले लफ्ज आ जाए ना, एज वेल एज, टुगेदर विद, ये सारे अल्फाज अगर आ जाएं, तो आपने ये देखना है इनसे पहले कौन सा अल्फाबेट और कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। मतलब एज वेल एज आया तो उससे पहले क्या है, जॉन है, तो जॉन के साथ आर आना चाहिए या इज आना चाहिए, इज। कई बच्चे अपनी मासूमियत की वजह से क्या करेंगे, वो देखेंगे कि फ्रेंड्स लगा हुआ है, फ्रेंड्स क्या है, प्लूरल है, तो वो आर लगा देते हैं कि जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू फलां फलां, ये गोइंग टू द पार्टी, ठीक है। तो आपने क्या याद रखना है, ये वाले वर्ड्स आ जाएं तो किस पे फोकस करना है हमने, सब्जेक्ट पे। अगर ना याद रहे तो आप कह लें कि इन अल्फाज से पहले जो बात बताई गई ना जिस बंदे की, आपने इनसे पहले वाले वर्ड पर फोकस करने की कोशिश करनी है, ठीक है। इसके बाद दो अल्फाज आगे नेक्स्ट आएंगे, वो आपको वैसे भी याद रखने चाहिए, मैं इधर भी आपको बता देता हूं। जो आइदर और या नाइदर नॉर होता है, उसमें ना बाद वाले को हम फोकस करते हैं, ठीक है। जैसे मसलन मैंने कहना हो या तो जॉन पार्टी पे गया है या उसके दोस्त, तो मैं क्या कहूंगा, आइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स। आपने मुझे बताना है इज गोइंग टू द पार्टी या आर गोइंग टू द पार्टी, आर गोइंग टू द पार्टी। यानी ये रूल उल्ट हो जाएगा, किस सूरत में, आइदर और हो या नाइदर नॉर हो, ठीक है। यानी जैसे मैं कहूं ना जॉन, देखें इसको अब दोबारा से हम यहां पे समझने की कोशिश करते हैं। दो चीजों को आपने बताना है ना, जॉन और उसके दोस्तों को, ठीक है। जॉन और उसके दोस्त जो है पार्टी पे जा रहे हैं, ये हमारा बेसिक मजमून है, ठीक है। मैं इसको कई तरह से बता सकता हूं, मैं इसको कह सकता हूं बोथ जॉन एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी, ये भी हो सकता है। दूसरा एक तरीका ये आपके सामने लिखा हुआ है, जॉन एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज गोइंग टू द पार्टी। अगर मैं कहना चाहता हूं या जॉन या उसके फ्रेंड्स, तो मैं लफ्ज यूज करूंगा आइदर। ऑप्शन के लिए क्या लफ्ज यूज किया जाता है, आइदर। सो आइदर जॉन और हिज फ्रेंड्स। अब आइदर यूज किया है तो आपने इसके बाद वाला देखना है, और के बाद जो लफ्ज आ रहा है, फ्रेंड्स जमा में है, और हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी। इसी तरह मैं कहूं ना जॉन जा रहा है ना उसके दोस्त जा रहे हैं, नाइदर जॉन नॉर हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू द पार्टी। ये आपने वो बोथ के साथ मिला के ना, ये वाला असूल बेटा वो याद रखना है। नेक्स्ट बेटा देखें, नेक्स्ट रूल नंबर 18 है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एडवाइस एंड एडवाइस। तो आपको पता होना चाहिए कि एक है वर्ब, एक है बेटा नाउन,
जैसा कि एक है एडवाइस, नसीहत, शी गेव मी एडवाइस ऑन हाउ टू स्टडी, ये है नसीहत, ठीक है, एज ए नाउन यहां पे यूज हो रहा है। दूसरा आप यहां पे चाहें तो पीस ऑफ एडवाइस भी लगा सकते हैं। उसके बाद वर्ब क्या है, आई एडवाइज यू टू बी केयरफुल, मैं आपको नसीहत करता हूं कि आप मोहतात रहें, ठीक है। तो इसी तरह से मिसाल के तौर पर आप लोग जानते हैं बेटे वाटर, वाटर का वर्ड है, तो कैन यू टेल मी इज इट अ नाउन और इज इट अ वर्ब, ये नाउन है या ये वर्ब है। मतलब आपको प्यास लगी है तो हम क्या कहेंगे, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो वाटर जो इसमें क्या है, नाउन है, ठीक है। अगर आप में से कोई शख्स जिसने पौधे रखे हुए हैं तो मैं उसे पूछूं व्हाट आर यू डूइंग, तो वो क्या कह सकता है, आई एम वाटरिंग द प्लांट्स। वहां पे वाटर क्या है, वाटर का मतलब पानी भी है, वाटर का मतलब पानी देना भी है, ठीक है। यानी वाटर वर्ब भी है और वाटर नाउन भी है। फिक्रे से हमें पता चलेगा कि यहां पर क्या वर्ड यूज होगा। और ये अगली बहुत बड़ी मिस्टेक अक्सर हो जाती है, वो क्या है, बिलीव और बिलीफ। अगर आपने यकीन करना इसको बतौर वर्ब इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, आई बिलीव, मुझे यकीन है इस बात का, ही इज राइट, ठीक है। अदरवाइज ही हैज अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन हिज आइडिया, उसे अपने जो आइडियाज हैं उन पर बहुत यकीन है। आप में से कोई इसको चेंज कर सकता है, आई बिलीव ही इज राइट। अगर आपने यहां पे बिलीफ का लफ्ज यूज करना है, ठीक है, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन हिम दैट ही इज राइट, तो आप फिर वो बिलीव की बजाय आप बिलीव, ठीक है। तो आपको वो फिक्रे के हिसाब से बेटा देखना पड़ेगा कि हम किस तरह से इसको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट देखें, रूल नंबर 19, ये फोकसेस ऑन यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन केस। ये अभी हमने बात की थी कि आपको वो टेबल आना चाहिए, सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउन, जिसको हम लोग मशहूर जमाना ऐसे याद करते हैं ना, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। तो वो वाला टेबल आपको याद होगा तो फिर आप इसको अच्छी तरह से यूज कर सकें। मसलन फोकसेस ऑन यूजिंग द करेक्ट प्रोनाउन केस, तो आपने फिक्रे के हिसाब से इसको बेटा जज करने की कोशिश करनी है कि यहां पर क्या इस्तेमाल किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई कैन रन फास्टर देन शी। अब हम में से अक्सर लोग जो है वो इसको किस तरह से बेटा यूज करेंगे, हम कहेंगे कि मैं उससे ज्यादा तेज भाग सकता हूं। आपने और मैंने क्या यूज करना था, आई कैन रन फास्टर देन हर, या आई कैन रन फास्टर देन हिम। तो ये हमें लग भी बिल्कुल सही रहा है, लेकिन आप जानते हैं कि आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, जब सब्जेक्टिव हालत है, सब्जेक्टिव हालत का मुकाबला सब्जेक्टिव के साथ इस्तेमाल वो किया जाएगा, ठीक है। यानी आई जो है वो सब्जेक्ट प्रोनाउन था, तो उसका मुकाबला जो है वो आई के साथ, ये इसके साथ इस्तेमाल। जैसे हम लोग अमूमन एक और बहुत बड़ी गलती स्पीकिंग में होती है, हम कहते हैं आप में से बहुत सारे बच्चे क्यू कार्ड सुनाते हैं, मी एंड माई फ्रेंड्स वेंट टू मरी, मी एंड माई फ्रेंड्स नहीं, आई एंड माई फ्रेंड्स। उसको आई बेटे यूज करना, अपने आई के साथ वो क्लियर करने की कोशिश करनी है, ठीक है। उसके बाद दिस बुक इज बेटर देन माइन, ठीक है। अब माइन मीन्स देन माई बुक, ठीक है। यहां पर अब आप उस बुक का मुकाबला बुक के साथ करें, यानी मेरे वाली, ये किताब बेहतर है मेरे वाली किताब से, ठीक है। तो उस लिहाज से ये बिल्कुल जो है सेंटेंस वो ठीक होगा। तो आप बेटे जिसके साथ कंपैरिजन कर रहे हैं उसी के हिसाब से इसको बताना पड़ेगा। नेक्स्ट है, जब आप प्रेपोजिशन बेटे यूज करते हैं, ठीक है, तो अ प्रेपोजिशन शुड बी फॉलोड बाय अ नाउन और प्रोनाउन बट नॉट अ पोजेसिव एडजेक्टिव। तो इसके बाद नाउन बेटे हमेशा प्रेपोजिशन की डेफिनेशन ही जनरली यही होती है कि इट स्टैंड्स बिफोर अ नाउन, ठीक है। जैसे शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू माई, अब आपने माई लगाना तो आगे फिर नाउन ही लगाना पड़ेगा, नेक्स्ट टू माई सीट। अगर आप ऐसे कर देंगे फिर एंड वाला ये भी ठीक हो सकता है, लेकिन ये क्या है, शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ठीक है। तो ये आपका प्रोनाउन है, इसमें हम जो सब्जेक्टिव के वो जो पोजेसिव केस है उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्या है, डिस्कसेस रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ईच अदर एंड वन अनदर। अभी हमने बात की थी बोथ की, आइदर और की, नाइदर नॉर की। इसी तरह से जब हम दो वर्ड्स की, दो चीजों की बात करते हैं,
रेसिप्रोकल का मतलब है एक दूसरे के साथ, ठीक है। अगर तो दो लोग हैं तो उसके लिए लफ्ज क्या यूज होता है, ईच अदर, ठीक है। अगर ज्यादा लोग हैं तो उसके लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, वन अनदर, ठीक है। जैसे मैं कहूं यू शुड रिस्पेक्ट ईच अदर, अगर दो लोग यहां पे बैठे हुए हैं। अगर ज्यादा लोग हैं तो क्या कहूंगा, यू शुड रिस्पेक्ट वन अनदर। इसके बाद है रूल नंबर 23, सर्टन वर्ड्स ऑलवेज कम इन पेयर्स, ठीक है। कुछ चीजें ऐसी हैं जो एज इट इज आपको बेटे याद रखनी पड़ती हैं और मुहावरतन भी उसका उसी तरह से इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अब इसमें इसका और कोई तरीका नहीं है कि इसको आपको पहले से याद हो या ना हो। जैसे शी सेल्डम और नेवर विजिट्स मी, ठीक है। वो कभी या बिल्कुल कभी ही नहीं विजिट्स मी यानी मिलने के लिए आती है। नेक्स्ट, देयर इज लिटिल और नथिंग लेफ्ट टू डू, तो कुछ भी या ना होने के बराबर ही कोई चीज बची है। तो इसको मुहावरतन हम इस्तेमाल करते हैं। अगरचे इन लफ्जों को आप अलग अलग इस्तेमाल करेंगे तो वो भी ठीक है, गलत नहीं है। जैसे मसलन आप कहें कि शी सेल्डम विजिट्स हियर, तो वो भी गलत नहीं है। लेकिन जब आप इस पे किसी भी चीज को जरा ज्यादा एम्फेसिस के साथ एक्सप्लेन करते हैं तो उसमें हम ज्यादा फोकस के साथ वही वर्ड्स इडियम्स की तरह यूज करने की कोशिश करते हैं। इस तरह से एक ना उसका बकायदा रिदम भी बन जाता है, ठीक है, और उसी लिहाज से उसमें वो जो वजन है वो ज्यादा पैदा होता है इस हवाले से। रूल नंबर 24 क्या है, सम वर्ब्स, कुछ वर्ब्स ऐसे हैं जो कि आपके सामने लिखे हैं, लाइक सी, हर, फील, थिंक, रिस्पेक्ट, यूज्ड इन द प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म। ये भी अगेन बेटे इसको नोट कर लें। One of the most popular mistakes of Desi people, of subcontinent people is, वो ये है कि हम ये वाले कुछ ऐसे verbs हैं, इनको हम लोग कहते हैं बेटा state verbs। क्या कहते हैं, state verbs या modal verbs भी, जो एक खास हालत को बयान करते हैं। सिंपल लफ्जों में क्या समझे, ये चंद लफ्ज हैं जिनके साथ ना ing नहीं लगाते, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको ये चीज, आप इस चीज के बारे में इल्म रखते हैं या आपको पता है, ठीक है। तो आप ये नहीं कह सकते, जैसे मैं कहूं डू यू नो ग्रामर, तो आप अभी अगर आपसे पूछो व्हाट आर यू डूइंग, आप ये नहीं कह सकते आई एम नोइंग ग्रामर या आई एम नोइंग हिम, या अगर मैं ये कहूं कि आप किस तरफ देख, आई एम सीइंग एट द वॉल, सीइंग। तो ये वर्ड्स जो है हम आमतौर पर बहुत ज्यादा इसी तरह से हम लोग जनरली कहते हैं हाउ आर यू फीलिंग, आई एम नॉट फीलिंग वेल, ठीक है। वो जनरली अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो हम कैसे इसको यूज करना चाहिए, आई फील बैड, ठीक है, आई फील बैड। तो ये वर्ड्स जो हैं आमतौर पर इनके साथ हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म में बेटा आईएनजी इस्तेमाल नहीं किया जाता, इसको आपको ये फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट है certain words ending in IOR like superior, inferior are followed by the preposition to। तो ये भी एक सिंपल सा रूल है कि अगर आप चंद अल्फाज जिनको आपके सामने लिखा गया, सुपीरियर का क्या मतलब होता है, आला, इंफीरियर अदना, सीनियर जूनियर का आप लोग जानते हैं। तो ही इज सुपीरियर टू मी, तो इसके बाद प्रेपोजिशन आएगी। क्यों आएगी, ग्रामर में क्यों का जवाब नहीं होता। ग्रामर टेल्स यू हाउ इट इज एंड व्हाट इट इज, व्हाई इट इज, देयर इज नो व्हाई अवेलेबल, कि इसके साथ टू हमने इस्तेमाल क्यों करना है, बस आपको पता होना चाहिए कि इसके बाद क्या आएगा, टू इस्तेमाल किया जाएगा। रूल नंबर 33 देखें, विथ टाइम्स एज इन 3 टाइम्स यूज द पॉजिटिव डिग्री नॉट द कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर हम इसको कहते हैं कि आई हैव विजिटेड हिम 3 times, ठीक है, आई हैव विजिटेड हिम 3 times। अब जब इसको आपने कंपैरिजन करना है तो कंपैरिजन करने की जरूरत नहीं है, जब आपने क्या बता दिया है, स्टैट्स बता दिए हैं। जब आपने स्टैटिस्टिकली मैथमेटिकली बता दिया है तो उसमें आपको जरूरत नहीं है कि आप उसको अपनी डिफरेंट डिटेल के साथ एक्सप्लेन करें। नेक्स्ट है बेटे, आप जानते हैं कि हर जो सेंटेंस है उसका स्ट्रक्चर यही होता है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो ये भी सिंपल सा स्ट्रक्चर है। जैसे सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है और मेन वर्ब है। शी हैज ईटन डिनर, ठीक है, उसने डिनर कर लिया। नेक्स्ट रूल है, विद मोर देन वन यूज अ सिंगुलर नाउन एंड अ सिंगुलर वर्ब
विद मैनी आ यूज अ सिंगुलर नाउन एंड सिंगुलर वर्ब। ठीक है, अब ये कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हमें कंफ्यूजन ये होती है, शायद इनके साथ प्लूरल आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमने पढ़ा मोर देन वन पर्सन, अब एक से ज्यादा लोग, अब हमारे जहन में क्या आएगा कि यहां पर प्लूरल आना चाहिए शायद, कि मोर देन वन पर्सन वाज लेट। ठीक है, इसमें वर्ब की बजाय क्या आना है, वाज लेट। इसके बाद मैनी अ मैन, अब मैनी का लफ्ज लगा हुआ है तो दिल तो यही करेगा कि यहां पर भी क्या लगे, प्लूरल के हिसाब से आए। हैव टायर्ड आना क्या चाहिए, हैव टायर्ड। लेकिन याद रखें बेटा, इसमें ना अगर ए ना लगा होता, ठीक है, ए ना लगा होता तो फिर ये मैन बन जाना था, मैनी मैन हैव टायर्ड, फिर ऐसे ठीक हो जाना था। तो आप याद रखें इंग्लिश का ये स्टाइल है कि मैनी आ जो है ये एक अलग से इस्तेमाल, जैसे आपने सेकंड ईयर में इसको पढ़ा होगा। ठीक है, मैं कहूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं ये मैनी अ स्टूडेंट हैज ऑलरेडी डन दिस, मतलब आइल्स इज नॉट अ ड्रीम एक्चुअली, मैनी अ स्टूडेंट्स हैज ऑलरेडी डन इट, तो बहुत सारे लोग ये पहले कर चुके हैं। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर इज डाउट यूज इफ और वेदर, इफ देयर इज नो डाउट यूज दैट। तो अगर आपको किस चीज में कोई शक है तो फिर आप क्या यूज करेंगे, इफ। जैसे मिसाल के तौर पर आई एम नॉट श्योर इफ शी विल कम। ठीक है, इफ एनी स्टूडेंट इज एब्सेंट, कोई भी क्लास से एब्सेंट है और आपसे टीचर पूछता है कि भाई वो आ रहा है आज या नहीं आ रहा, तो आप क्या बता सकते, आई एम नॉट श्योर वेदर शी विल कम और नॉट। ये भी हो सकता है, या आई एम नॉट श्योर इफ शी विल कम। तो अगर पक्का है आई नो दैट शी विल कम, तो फिर नहीं इफ लगाना, आई नो दैट इफ शी विल कम, फिर इफ की तो जरूरत ही नहीं है। इफ ने तो आना ही किसके लिए था, अनसर्टेनिटी के लिए, जब आपको पक्का पता नहीं था। ठीक है, अगला बेटे ग्रामर का इंतहाई अहम तरीन मशहूर जमाना रूल, जिसमें अक्सर बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक्स कर देते हैं, वो क्या है, लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। ठीक है, तो इनमें क्या मीनिंग का आपके जहन में होना चाहिए। तो आप कहेंगे लिटिल लिटिल लिटिल, इसमें क्या फर्क है, वो हमारे लिए तो एक ही जैसे लग रहे हैं ना, तमाम ही शक्लें, कि लिटिल भी लिटिल ही है, ये लिटिल भी लिटिल भी है, दी लिटिल भी लिटिल ही है। ठीक है, लेकिन ये इतना भी लिटिल नहीं है, आपने जरा गौर करना है इस पे। लिटिल मीन्स ऑलमोस्ट नन। आप एक पानी का ग्लास, जैसे मिसाल के तौर पर ये पानी का ग्लास अगर पड़ा हुआ है, उस पानी के ग्लास में बिल्कुल 5-7 कतरे हैं या बिल्कुल एंड पर है, पानी ना होने के बराबर है, तो हम क्या लफ्ज यूज करेंगे, लिटिल। ठीक है, और आ लिटिल का मतलब है सम। मिसाल के तौर पर अगर 10% ग्लास भरा हुआ है तो आप कह देंगे लिटिल वाटर। अगर 30% 40% है तो आप क्या कहेंगे, देयर इज अ लिटिल वाटर। जैसे वो पिक्चर वाला था ना, थर्स्टी क्रो वाला, तो वहां पे आप बता सकते हैं एंड द लिटिल मीन्स ऑल दैट देयर इज। क्या मतलब, चाहे 10% है उसको भी हम क्या कह सकते हैं, द लिटिल, और चाहे 35-40% है उसको भी हम, दी आता किस लिए था, हमने पहले भी पढ़ा, उस किसी भी कॉमन चीज को क्या करने के लिए, खास बनाने के लिए। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर आपसे कोई पूछे भाई कितने के पैसे हैं तुम्हारे पास, बहुत कम है, आई हैव अ लिटिल मनी, तो समझो कंगाल ही बैठे हैं, यानी कुछ भी नहीं, तो आप आई हैव अ लिटिल मनी। या अगर कुछ है तो आई हैव लिटिल मनी। अच्छा, दूसरा आप क्या कह सकते हैं, आई गेव हिम द लिटिल मनी दैट आई हैड, मेरे पास जो थोड़ी बहुत जमा पूंजी थी मैंने उसको दे दी। अब वो चाहे 10% थी, चाहे वो लिटिल वाली थी, चाहे वो आ लिटिल वाली थी, तो वो जब आप बात कर रहे हैं तो स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से बेटा इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है बेटा आज का लास्ट रूल, आफ्टर अ प्रेपोजिशन यूज द ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, तो या तो नाउन आ जाए तो फिर तो जाहिर है नाउन की तो कोई और फॉर्म्स नहीं होगी, अदरवाइज आपने क्या यूज करना है, दिस गिफ्ट इज फॉर आई, ये तो नहीं होगा ना, दिस गिफ्ट इज फॉर मी नॉट यू,
इसी तरह से अभी ये जो यू से तो पता नहीं ना चल रहा है ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है। तो अब आपने क्या याद रखना है, जब भी प्रेपोजिशन यूज की जाती है तो प्रेपोजिशन के बाद पोजेसिव केस ना पोजेसिव केस इस्तेमाल किया जाता है, ना ही सब्जेक्टिव केस इस्तेमाल किया। सो दीज आर द सम ऑफ द रूल्स, बट इफ यू कैन फोकस ऑन दीज स्पेसिफिक रूल्स इट वुड पॉलिश योर not only spoken skills but also your written skills as well. And even when you are reading any passage in IELTS reading, because you are sure of yourself, what does it really mean? क्योंकि बेटे बहुत सारे ट्रू फॉल्स ऐसे हैं जो सिर्फ इसलिए गलत हो जाते हैं वहां पे एक स्पेसिफिक वर्ड लिखा हुआ था, मसलन वहां पे हार्डली इट वाज डन। अगर आपको हार्डली का मतलब ही नहीं आता तो मतलब आप उसका फिर जवाब उस तरह से नहीं दे सकते, ठीक है। बहुत सारे वहां पे मिस्टेक्स ऐसी होती हैं कि हमें जिनमें हिंट कैसे मिलता है, ग्रामर की वजह से हिंट मिलता है कि वहां पे होता है मोस्टली का वर्ड वो यूज किया जाता है, या मोस्ट लाइकली का वर्ड यूज किया जाता है, या आ लिटल का वर्ड यूज किया जाता है, फ्यू का वर्ड यूज किया जाता है, फ्यूअर का वर्ड। सो डिफरेंट किस्म के कंपैरिजंस आते हैं। सो जस्ट फोकस ऑन दैट, जस्ट ट्राई टू लिसन अगेन एंड ट्राई टू इंप्रूव योर, एंड आई बिलीव दैट इफ यू कैन just make your 100 rules of grammar correct, if you can correct your 100 rules, obviously you can improve at least 1 to 2 bands inshallah your IELTS. Thank you.